मैं होटल में अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे आदमी के साथ कमरा लेते हुए देखता हूँ, लेकिन मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि मैं उन्हें प्रोटेक्शन देकर कहता हूँ कि अपना ध्यान रखना। लेकिन वह आदमी मेरी बात की कद्र नहीं करता और उल्टा मुझे कमरे में आकर देखने का न्योता देता है। मैं गुस्से में कमरे के अंदर जाता हूँ, लेकिन अंदर जाकर देखता हूँ कि वहाँ दो और आदमी भी मौजूद हैं। वांग कियांग ली गांग, तुम लोग भी यहाँ हो? फैन भाई, हमें भी नहीं पता था कि भाभी ऐसी निकलेगी, वरना आप भी हमारे साथ शामिल हो जाते। ये सुनकर भी मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा शौक नहीं है, बल्कि मैं मन ही मन यही चाहता हूँ कि लू याओ हमेशा के लिए इन्हीं लोगों के साथ फंस जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि होटल में कदम रखते ही मेरे अंदर एक गोल्डन फिंगर जाग गया था, जिसकी मदद से मैं लोगों के शरीर पर मौजूद बीमारी के मॉन्स्टर देख सकता था। और वांग कियांग के शरीर पर एक विशाल सिफिलिस मॉन्स्टर बैठा हुआ था, जिसका लेवल पूरे 20 था। तभी लू याओ भी अपना असली रंग दिखाते हुए मुझे बुरी तरह सुनाने लगी है। यूफान, तुम हर महीने खाना डिलीवर करके जो 5-6 हजार कमाते हो, उससे तो मेरे मेकअप का खर्च भी नहीं निकलता। सच बताऊं, मैं इस कमरे में 10 बार आ चुकी हूँ। लू याओ को लगा कि उसकी बात सुनकर मैं वहीं गुस्से से फट पड़ूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ और मन ही मन ठंडी हंसी हंसता हूँ। साली गंदी औरत, अब तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी। लू याओ, उम्मीद है तुम अच्छे से मजे करोगी। यूनिडिंग होटल से निकलने के बाद मुझे सड़क किनारे लगातार खांसता हुआ एक आदमी दिखाई देता है, जिसके सिर पर लेवल 1 गोल्ड मॉन्स्टर बैठा हुआ था। तभी मेरे सामने सिस्टम का पेज खुलता है और पूछता है कि क्या मैं बैटल करना चाहता हूँ। जिज्ञासा में मैं हाँ चुन लेता हूँ। अगले ही पल मैं एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूँ। सामने एक सफेद पोलर बेयर खड़ा था, जिसके सिर के ऊपर एचपी बार चमक रही थी। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे सिर के ऊपर भी एचपी बार मौजूद है। तभी सामने वाला भालू मेरी तरफ दौड़ता है। मैं सहज रूप से बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा शरीर हिल ही नहीं पाता। हमला लगते ही मेरे सिर के ऊपर लाल रंग का डैमेज नंबर उभर आता है। इसके बाद सामने वाला कोल्ड मॉन्स्टर रुक जाता है। तभी मुझे एहसास होता है कि अब मैं हिल सका हूँ। मैं बिना सोचे एक जोरदार मुक्का उसके सिर पर मारता हूँ और उसकी एचपी 12 पॉइंट कम हो जाती है। तभी मुझे समझ आता है कि यह टर्न बेस्ड बैटल है। इसके बाद हम दोनों बारी बारी से एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। आखिरकार जब मेरी एचपी सिर्फ 10 पॉइंट बचती है, तभी कोल्ड मॉन्स्टर की एचपी पूरी तरह खत्म हो जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। बैटल समाप्त। मुझे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। मेरा लेवल बढ़कर 2 हो जाता है। बधाई हो होस्ट, आइटम स्टोर अनलॉक हो गया, इक्विपमेंट स्टोर अनलॉक हो गया। बधाई हो होस्ट, मैंने लेवल 1 वायरस कोल्ड मॉन्स्टर को हरा दिया और मुझे नया स्किल मिला, स्ट्रॉन्ग। इसके बाद दृश्य बदलता है और मैं वापस उसी सड़क पर लौट आता हूँ। जो आदमी अभी जोर जोर से खांस रहा था, वह अचानक पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब मुझे समझ आ जाता है कि अगर बीमारी के मॉन्स्टर को हरा दिया जाए तो बीमारी भी ठीक हो जाती है और साथ ही मुझे रिवॉर्ड भी मिलता है। अगर मैं अपना क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज करूं तो बहुत बड़ा अमीर बन सकता हूं। ये सोचकर मैं दूसरे राहगीरों की तरफ देखता हूं, लेकिन हैरान रह जाता हूं, क्योंकि उनके शरीर पर मौजूद सभी बीमारी के मॉन्स्टर लेवल 50 से भी ऊपर थे। कोरोनरी डिजीज मॉन्स्टर, हार्ट डिजीज मॉन्स्टर, यूरीमिया मॉन्स्टर और न जाने कितने भयानक मॉन्स्टर। ये सभी ऐसे दुश्मन थे जिनसे अब भी मैं टक्कर नहीं ले सकता था। लगता है जिन बीमारियों का इलाज आधुनिक मेडिकल साइंस भी पूरी तरह नहीं कर सकी, उन्हें हराना अभी मेरी ताकत से बाहर है। फिलहाल सबसे जरूरी काम जल्दी से जल्दी लेवल अप करना है। तभी मुझे मॉन्स्टर फार्म करने के लिए सबसे बढ़िया जगह याद आती है, हॉस्पिटल। इसलिए मैं पहले जिनिश्यू अपार्टमेंट वापस जाकर थोड़ा आराम करने का फैसला करता हूँ। लेकिन बिल्डिंग के कॉरिडोर में मेरी मुलाकात खूबसूरत मकान मालकिन से होती है। उसे देखकर मुझे हैरानी होती है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है। इतनी कम उम्र में ऐसी बीमारी सच में अफसोस की बात है। लेकिन उसके ब्रेस्ट कैंसर आर्मी वैनगार्ड का मतलब क्या है? छोड़ो, अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। वैसे भी इतना ताकतवर वायरस मॉन्स्टर अभी मैं नहीं हरा सका। फुर्सत मिले तो हॉस्पिटल जाकर चेकअप जरूर करवा लेना। इतना कहकर मैं जल्दी से अपने कमरे में चला जाता हूँ। लियू रुयान यह सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे सचमुच लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर था। आखिर यूफान को यह बात कैसे पता चल गई? जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होता हूँ, मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त चेन हाउ दिखाई देता है। उसके शरीर पर कई तरह की बीमारियां थीं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर आने वाला था सॉफ्ट मॉन्स्टर। यह बंदा हमेशा अपनी मर्दानगी की बड़ी बड़ी बातें करता रहता था, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। अपने दोस्त की खुशहाल जिंदगी के लिए मैं बिना एक पल गंवाए सॉफ्ट मॉन्स्टर के खिलाफ बैटल शुरू कर देता हूँ। मेरे सामने एक ढीला ढाला अर्थवर्म जैसा मॉन्स्टर था। बैटल पहले की तरह टर्न बेस्ड थी। बिना किसी मुश्किल के मैं बैटल जीत गया। इस बार मॉन्स्टर ने एक कर्व्ड ब्लेड ड्रॉप की। बधाई हो होस्ट, आपको कर्व्ड ब्लेड इक्विपमेंट मिला। इसे इक्विप करने पर 15 अटैक बढ़ेगा। बैटल खत्म होते ही मैं रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। कुछ भी न जानने वाला चेन हाउ अचानक महसूस करने लगा कि उसके शरीर का निचला हिस्सा पहले से हल्का और ताकतवर हो गया है। फैन भाई, चलो ड्रीम वाली बात हाउस चलते हैं। आज मैं ट्रीट देता हूँ, तू ही जा, मैं नहीं आ रहा। ठीक है, फिर मैं अकेला ही जाता हूँ। अगले दिन मैं अपनी प्लानिंग के मुताबिक रेनई हॉस्पिटल पहुंचा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, ब्रेकअप हो गया। फिर भी मेरा पीछा कर रहे हो। पीछे मुड़कर देखा तो वह लू याओ थी। असल में सुबह उठते ही उसने देखा कि उसके नीचे कई छोटे छोटे दाने निकल आए थे, जो दर्द भी कर रहे थे और खुजली भी हो रही थी। इसलिए वह हॉस्पिटल चेकअप के लिए आई थी। मैं मन ही मन हंस पड़ा। हा हा हा, लगता है सिफिलिस मॉन्स्टर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। बस पता नहीं बाकी तीनों भी इसकी चपेट में आए हैं या नहीं। तभी थोड़ी दूर से जोरदार चीख सुनाई दी, साला ली गांग, ये बीमारी जरूर तुमसे आई है। सब जानते हैं कि तुम हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ घूमते रहते हो। अरे दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं, ये तो पक्का लू याओ की वजह से हुआ है। पूरे इलाके में उसकी बदनामी है। मैं ये सब देखकर सिर्फ मुस्कुराता रहा, क्योंकि सिर्फ मुझे पता था कि असली सोर्स तो वांग कियांग था। आखिर उसके सिफिलिस मॉन्स्टर का लेवल पूरे 20 था। फिर मैं उनके पास गया और उन्हें शांत
सांत्वना देते हुए बोला, घबराओ मत, ये बीमारी इतनी भी डरावनी नहीं है, बस रोज टाइम पर मेडिसिन खाना, एक्सरसाइज करना, साफ सफाई रखना, अच्छा न्यूट्रिशन लेना, कुछ समय बाद मर जाओगे। इतना कहकर मैं आराम से वहां से निकल गया और पीछे सिर्फ उन तीनों को डर के मारे कांपता छोड़ दिया। इसके बाद मैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के बाहर पहुंचा और अपनी लेवल अप जर्नी शुरू कर दी। लेवल 1 ग्लटन मॉन्स्टर। क्या होस्ट बैटल करना चाहता है? इस तरह मैं पूरे दिन हॉस्पिटल में मॉन्स्टर फार्म करता रहा। शाम तक मेरा लेवल 7 हो गया। इक्विपमेंट स्लॉट में कई नए इक्विपमेंट आ गए और बैकपैक विभिन्न मॉन्स्टर से गिरे मीट से भर गया। आइटम स्टोरेज की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसके अंदर टाइम पूरी तरह रुक जाता था, इसलिए कोई भी आइटम कभी एक्सपायर नहीं होता था। लेकिन उसकी कमी ये थी कि उसमें किसी भी लिविंग क्रीचर को स्टोर नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा मुझे एक गोल्डन स्किल बुक भी मिली, गोल्डन नीडल ब्लड पियर्स, जो पेन रिलीफ और ब्लीडिंग स्टॉप करने की क्षमता रखती थी। स्किल सीखने के बाद मैं अपार्टमेंट लौटने लगा। सीढ़ियों में फिर मेरी मुलाकात लियू रुयान से हुई। इस बार उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया। मैं चेन हाओ को साथ लेकर उसके साथ एक गली के बारबेक्यू रेस्टोरेंट पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही लियू रुयान की बीमारी अचानक बढ़ गई और वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। बहुत दर्द हो रहा है, लगता है आज यही मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यह देखकर मुझे दिन में सीखी हुई गोल्डन नीडल ब्लड पियर्स स्किल याद आई। मैंने तुरंत सिल्वर नीडल उसके 3 एक्यूपॉइंट्स में लगा दी। कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे का दर्द काफी कम हो गया। मैंने कहा, मैंने अभी सिर्फ तुम्हारा दर्द टेम्पोरेरी कम किया है, टाइम मिलते ही हॉस्पिटल जाकर पूरा चेकअप जरूर करवा लेना। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, थैंक यू। डिनर के बाद लियू रुयान मुझे अपने टॉप फ्लोर लग्जरी हाउस में ले गई। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मेरी जिंदगी के आखिरी कुछ महीने मेरे साथ बिताओ, बदले में मैं ये पूरा अपार्टमेंट तुम्हें दे दूंगी। मैंने पूछा, तो तुम्हें पहले से अपनी बीमारी के बारे में पता था? उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने आज तक कभी प्यार नहीं किया, मरने से पहले बस एक सच्चा और सादा प्यार जीना चाहती हूँ। मैंने पूछा, लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना? उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम ईमानदार हो, दिखने में भी अच्छे हो और तुम्हारी एक्यूपंक्चर मेरे दर्द को कम कर देती है। इससे मैं कुछ और टाइम तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ। मैं मन ही मन चिल्लाया, वाह सिस्टम, फ्री में गर्लफ्रेंड भी मिल गई, अब सोचने जैसा बचा ही क्या है। मैंने तुरंत उसकी बात मान ली और मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, मैं उसकी बीमारी जरूर ठीक करूंगा। अगली सुबह मैं फिर जल्दी रहने हॉस्पिटल पहुंच गया और पूरे दिन मॉन्स्टर फार्म करता रहा। शाम तक मेरा लेवल 10 हो गया। इसी दौरान मुझे एक हिडन टैलेंट भी मिला, इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी। ये टैलेंट हमेशा के लिए मार्शल डैमेज कम करता था, अटैक और डिफेंस बढ़ाता था, सभी एबनॉर्मल स्टेटस से इम्यूनिटी देता था और हर सेकंड मेरी मैक्स एचपी का 21,000 रिकवर करता था। मैं दंग रह गया। ये टैलेंट तो कमाल का है। अब मेरे पास हायर लेवल मॉन्स्टर को चैलेंज करने की ताकत आ गई थी। मैं बिना देर किए अपार्टमेंट की तरफ भागा। आज मेरा टारगेट लियू रुयान के शरीर में मौजूद कैंसर मॉन्स्टर था। मुझे देखकर वह खुशी से बोली, बेबी, कल तुमने जो 2 नीडल लगाई थी, आज पूरा दिन मुझे बहुत आराम रहा। मैं मुस्कुराया, अभी तो इससे भी ज्यादा आराम मिलने वाला है। इतना कहकर मैंने तुरंत बैटल शुरू कर दी। ब्रेस्ट कैंसर आर्मी वैनगार्ड के रूप में एक रंग बिरंगा टाइगर मेरे सामने आ गया। उसके पास पूरे 2000 एचपी थे। मैंने अपनी ब्लेड से हमला किया और उसकी एचपी 250 कम हो गई। टैलेंट सच में बहुत पावरफुल था। फिर टाइगर ने मुझ पर हमला किया, लेकिन टैलेंट की वजह से मुझे सिर्फ 20 डैमेज हुआ। हजारों राउंड तक बैटल चलती रही और आखिरकार मैंने वैनगार्ड को मार गिराया। मुझे व्हाइट टाइगर इक्विपमेंट मिला। इसका पैसिव स्किल था कि हर लेवल अप पर मेरी सभी एट्रीब्यूट्स हमेशा के लिए 10 पॉइंट बढ़ जाएंगी। करंट लेवल 1, लेकिन तभी लियू रुयान के पास एक और मॉन्स्टर प्रकट हुआ। लेवल 20 ब्रेस्ट कैंसर आर्मी सेंचुरियन टच सिस्टम बोला, इसे मारने पर लियू रुयान की लाइफ 2 साल बढ़ जाएगी। मैं समझ गया कि कैंसर इतना आसान नहीं है, आगे इससे भी बड़ी मॉन्स्टर आर्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन कम से कम अब मुझे होप दिखने लगी थी। उधर लियू रुयान को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले से कहीं हल्का हो गया है। वह सोचने लगी, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या सच में प्यार इंसान को ताकत देता है? इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेडरूम में ले गई। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ तो मैंने उसकी तरफ देखा और अचानक चौंक गया। अरे, उसके शरीर पर अब एक और नया लेवल 100 इनफर्टिलिटी मॉन्स्टर भी दिखाई दे रहा था। आखिर उसने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि इस जन्म में उसे इतनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं? अगली सुबह तड़के मैं फिर रेने हॉस्पिटल पहुंचा ताकि मॉन्स्टर फार्म कर सकूं। लेकिन इस बार हॉस्पिटल में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दिए। हॉस्पिटल की इनकम अचानक 5वां हिस्सा कम हो गई थी। कई पेशेंट रजिस्ट्रेशन कराने के तुरंत बाद ही ठीक हो रहे थे। डीन को शक था कि कोई हॉस्पिटल के अंदर इलीगल ट्रीटमेंट कर रहा है। उसने सिक्योरिटी से कहा, आज सब लोग ध्यान से निगरानी रखना। उसी समय एक मेडिकल ट्रॉली तेजी से मेरी तरफ आई। पेशेंट के शरीर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। अगर जल्दी ब्लीडिंग नहीं रुकी तो उसकी जान जा सकती थी। जल्दी डॉक्टर ली को ऑपरेशन के लिए बुलाओ। यह देखकर मैंने तुरंत एक्शन लिया। सबसे पहले मैंने गोल्डन नीडल ब्लड पियर्स स्किल से उसकी ब्लीडिंग रोक दी। ब्लीडिंग मॉन्स्टर का लेवल 20 से घटकर 15 हो गया। फिर मैंने बिना देर किए बैटल शुरू कर दी। इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी टैलेंट की वजह से मैंने आसानी से उसे हरा दिया। बधाई हो, होस्ट बैटल विक्ट्री, रिवॉर्ड 100 ईयर मसाज स्किल। तभी ऑपरेशन के लिए आए डॉक्टर ने देखा कि ब्लीडिंग पूरी तरह रुक चुकी थी। मैंने उनसे कहा, ऑपरेशन के दौरान इस नीडल को मत निकालना, ये ब्लीडिंग भी रोकती है और पेन भी कम करती है। डॉक्टर हैरान तो हुआ, लेकिन ऑपरेशन ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय पेशेंट के फैमिली मेंबर्स मेरा धन्यवाद करने आए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरे नीडल लगाते ही ब्लीडिंग रुक गई थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह मेरा हाई स्कूल क्लासमेट जो झेंग था। घायल आदमी उसका पुलिस चीफ पिता था, जिसे क्रिमिनल पकड़ते समय कई बार चाकू मारा गया था। अगर मैं समय पर मदद नहीं करता तो शायद उसकी जान नहीं बचती। जो झेंग ने कहा कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद हम दोनों आराम से मिलेंगे। मैंने उसकी बात मान ली और फिर से मॉन्स्टर फार्म करने चला गया। शाम को जब मैं वापस लौटने लगा तभी मेरे फोन पर जो झेंग का कॉल आया। उसने बताया कि उसके पिता ऑपरेशन के
बाद भी होश में नहीं आए हैं। डॉक्टर दूसरी सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सर्वाइवल रेट बहुत कम है। जिंदगी और मौत के इस मोड़ पर उसे सबसे पहले मेरी याद आई। मैं तुरंत हॉस्पिटल के वार्ड में पहुंचा। ध्यान से देखने पर मुझे एक लेवल 20 एलीट ब्लड लॉस मॉन्स्टर दिखाई दिया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि उसके पिता के बेहोश रहने की असली वजह ब्लड लॉस था। पहले मुझे लेवल 20 एलीट मॉन्स्टर को हराने का ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन सुबह की बैटल के बाद अब मेरे पास एक तरीका था। मैं पहले गोल्डन नीडल ब्लड ईयर्स से डिजीज मॉन्स्टर का लेवल कम कर सकता था, इसलिए मैंने कहा कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन तभी डॉक्टर ने मेरी बात बीच में ही काट दी। कितनी हास्यास्पद बात है। तुम लोग एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर रहे हो जिसके पास मेडिकल लाइसेंस तक नहीं है, लेकिन हमारी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल टीम पर भरोसा नहीं कर रहे। तभी जो झेंग ने डॉक्टर से कहा, अगर हॉस्पिटल 50% सक्सेस रेट की गारंटी दे सकता है तो मैं अपने पिता आपको सौंप देता हूँ। डॉक्टर का चेहरा तुरंत उतर गया और वह चुप हो गया। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो जो झेंग मेरी तरफ देकर बोला, फैन भाई, अब सब कुछ आपके भरोसे है। मैंने सिर हिलाया और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने पेशेंट पर गोल्डन नीडल ब्लड ईयर्स इस्तेमाल किया सुरक्षा के लिए। उसके बाद 100 ईयर मसाज स्किल भी इस्तेमाल की। तुरंत डिजीज मॉन्स्टर का लेवल 20 से घटकर 15 हो गया। इसके बाद मैंने बिना समय गंवाए बैटल शुरू कर दी। इक्विपमेंट और टैलेंट के बोनस की वजह से 2200 HP वाला विशाल गोरिल्ला मॉन्स्टर सिर्फ नॉन वार में मेरे हाथों मारा गया। इस बैटल में मुझे 20 ईयर वाले 5 रेयर मटेरियल्स और एक ब्लड एनर्जी सूप रेसिपी भी ड्रॉप हुई। बैटल खत्म होते ही पेशेंट को होश आ गया, हालांकि उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। मैंने तुरंत वह रेसिपी निकालकर उसके परिवार वालों को दी और कहा कि इसी फॉर्मूला के हिसाब से मेडिसिन तैयार करवाओ। जैसे ही पेशेंट ने ब्लड एनर्जी सूप पी, उसका चेहरा तुरंत लाल और स्वस्थ दिखने लगा। जो झेंग तुरंत मेरे पास आया और मेरा धन्यवाद किया। उधर चीफ डॉक्टर चुके से मेरी रेसिपी कॉपी कर चुका था। उसे लगा कि इसमें बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी छिपी है, लेकिन उसे क्या पता था कि सिर्फ रेसिपी मिल जाने से ब्लड एनर्जी सूप नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें एक खास मटेरियल ऐसा था जो सिर्फ मॉन्स्टर ड्रॉप से ही मिलता था। ये सब खत्म होने के बाद मैं फिर से लेवल अप करने निकल पड़ा, क्योंकि लियू रुयान के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ रहा था, मुझे पता चला कि हर नए लेवल के लिए एक्सपीरियंस पहले से कई गुना ज्यादा चाहिए। इसी वजह से मेरी लेवल अप स्पीड लगातार धीमी होती जा रही थी। मैंने हॉस्पिटल में कई दिन तक लगातार मॉन्स्टर फार्म की, लेकिन फिर भी मेरा लेवल सिर्फ 15 तक ही पहुंच पाया। इन दिनों की बैटल से मुझे यह भी पता चला कि एलीट मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ उसी लेवल के नॉर्मल मॉन्स्टर से लगभग 2 गुनी होती है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर कितना ताकतवर होता है यह अभी भी मेरे लिए एक मिस्ट्री था। एक दिन मैं हमेशा की तरह रेनाई हॉस्पिटल में मॉन्स्टर फार्म कर रहा था। तभी मेरी नजर एक स्पेशल डिजीज मॉन्स्टर पर पड़ी। माइग्रेन मॉन्स्टर, बॉस रैंक डिजीज मॉन्स्टर, बैटल अवेलेबल। मैं खुशी से चौंक गया। आखिरकार बॉस मॉन्स्टर से लड़ने का मौका मिल गया। मैंने तुरंत बैटल शुरू करनी चाहिए, लेकिन उसी समय मेरे सामने सिस्टम का एक नया प्रॉम्प्ट आ गया। बॉस रैंक डिजीज मॉन्स्टर से बैटल करने से पहले गोल्डन नीडल ब्लड ईयर्स इस्तेमाल करना जरूरी है। मैं हैरान रह गया। अरे, बॉस फाइट के लिए भी प्री कंडीशन होती है। मजबूरी में मैंने पेशेंट से कहा कि मैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन फैमिली से हूं और एक्यूपंक्चर के जरिए उसका हेडेक कम कर सकता हूं। उसकी परमिशन मिलने के बाद मैंने सिल्वर नीडल उसके 3 एक्यूपॉइंट्स में लगा दी और सफलतापूर्वक बैटल में प्रवेश कर गया। माइग्रेन मॉन्स्टर लेवल 10, बॉस रैंक 5000 HP। सच में बॉस तो बॉस ही होता है। जहां इसी लेवल के नॉर्मल मॉन्स्टर की HP मुश्किल से 1000 होती थी, वहीं बॉस की HP सीधे उसकी 5 गुना थी। बैटल शुरू होते ही बॉस ने मुझ पर हमला कर दिया। धड़ाम, मेरे सिर के ऊपर 50 डैमेज उभर आया। मैं दंग रह गया। कमाल है, मेरे पास इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी टैलेंट होने के बावजूद भी इसने मुझे 50 डैमेज दे दिया। अगर यही कोई नॉर्मल मॉन्स्टर होता तो वह मुश्किल से सिंगल डिजिट डैमेज ही दे पाता। अब मेरी बारी थी। मैंने पूरी ताकत से हमला किया। धड़ाम, बॉस को पूरे 200 डैमेज हुए। लगता है ये मैजिक टाइप बॉस है, टैंक टाइप नहीं, इसीलिए इसकी डिफेंस थोड़ी कम थी। लगभग 25 राउंड तक बैटल चलने के बाद आखिरकार मैं जीत गया। रिवॉर्ड में मुझे बाइजी रिंग मिली। इसे इक्विप करने पर हीलिंग इफेक्ट मिलता था और हर सेकंड 10 HP रिकवर होती थी। इसके अलावा गोल्डन नीडल ब्लड पियर्स स्किल भी लेवल अप हो गई। अब इसमें एक नया इफेक्ट अनलॉक हुआ, लाइफ एक्सटेंशन 1 डे। अगर किसी पेशेंट की मौत तय हो चुकी हो तो मैं उसकी आखिरी सांस को जबरदस्ती 1 दिन तक बढ़ा सकता था, लेकिन यह स्किल एक ही इंसान पर सिर्फ एक बार इस्तेमाल की जा सकती थी। इसके बाद भी कई दिनों तक मैं बिना रुके लगातार मॉन्स्टर फार्म करता रहा, लेकिन मुझे साफ महसूस होने लगा कि मेरी लेवल अप स्पीड अभी भी बहुत धीमी थी। लगातार 15 दिन तक दिन रात मेहनत करने के बाद भी मैं सिर्फ लेवल 18 तक ही पहुंच पाया, जबकि मुझे जिस एनिमी का सामना करना था वह लेवल 20 बॉस मॉन्स्टर था। उसे हराने के लिए कम से कम लेवल 25 होना जरूरी था। अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो पता नहीं उसमें कितना टाइम लग जाएगा। तभी अचानक मेरी नजर एक बेहद खास मॉन्स्टर पर पड़ी। लक मॉन्स्टर, लेवल 50, स्पेशल मॉन्स्टर, बैटल अवेलेबल, रिवॉर्ड गारंटीड। अगले ही पल मैंने बिना 1 सेकंड गवाए बैटल शुरू कर दी। मेरे सामने गुलाबी रंग का एक अजीब बिग मॉन्स्टर था और उसके बगल में एक चमकता हुआ गोल्डन ट्रेजर चेस्ट रखा था। बैटल शुरू होते ही मैंने पहला अटैक किया। एक ही वार में बिग मॉन्स्टर टुकड़ों में बिखर गया। बधाई हो होस्ट, आपको गोल्डन क्वालिटी इक्विपमेंट गोल्डन ड्रैगन आर्मर प्राप्त हुआ। बधाई हो होस्ट, आपको 5000 एक्सपीरियंस मिला। आपका लेवल बढ़कर 20 हो गया। मैं खुशी से उछल पड़ा। ये लक मॉन्स्टर तो सच में कमाल का निकला। मैंने तुरंत गोल्डन ड्रैगन आर्मर की डिटेल्स देखी। इसे इक्विप करने पर 8000 डिफेंस, 2000 HP, 200 ब्लॉक मिलता था और साथ में किंग कॉन्ग स्किल भी मिलती थी जो मेरी डिफेंस को 50% और बढ़ा देती थी। इतना पावरफुल इक्विपमेंट देकर मुझे तुरंत विश्वास हो गया कि अब मैं ब्रेस्ट कैंसर आर्मी के लेवल 20 सेंचुरियन को चैलेंज कर सकता हूँ। मैं बिना देर किए जिनशू अपार्टमेंट लौट आया। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले लियू रुयान को एक्यूपंक्चर दी, जिससे मॉन्स्टर की ताकत कम हो गई। फिर मैंने बैटल
शुरू कर दी। इस बार मेरे सामने पहले से भी ज्यादा खतरनाक व्हाइट टाइगर खड़ा था। ब्रेस्ट कैंसर आर्मी सेंचुरियन लेवल 20 बफ मॉन्स्टर 2000 HP। बैटल शुरू होते ही उसने अपने विशाल पंजे से मुझ पर हमला किया और मुझे 110 डैमेज पहुंचा, लेकिन हाई रिकवरी इफेक्ट और गोल्डन ड्रैगन आर्मर की वजह से वास्तव में मुझे सिर्फ 45 HP का नुकसान हुआ। अब मेरी बारी आई। मैंने पूरी ताकत से हमला किया, धड़ाम! उसकी HP सीधे 2000 कम हो गई। करीब 2 घंटे तक बैटल चलती रही। आखिरकार गोल्डन ड्रैगन आर्मर की शानदार ब्लॉक और रिकवरी एबिलिटी की मदद से मैंने बड़ी मुश्किल से उसे हरा दिया। लेकिन बैटल खत्म होते ही लियू रुयान के पास फिर एक नया डिजीज मॉन्स्टर दिखाई दिया। ब्रेस्ट कैंसर आर्मी 1000 कमांडर लेवल 30 बफ मॉन्स्टर। इसे हराने पर उसकी लाइफ 3 साल और बढ़ जाएगी। मैंने गहरी सांस ली। मुझे पहले से ही पता था कि कैंसर इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, लेकिन कम से कम अभी के लिए मुझे थोड़ा आराम करने का मौका मिल गया। इसके बाद मेरा ज्यादातर टाइम लियू रुयान के साथ ही बीतने लगा। मैं सिर्फ कभी कभी बाहर जाकर मॉन्स्टर फार्म करके लेवल अप करता था। एक दिन मैं हमेशा की तरह हॉस्पिटल पहुंचा। भीड़ के बीच मुझे फिर एक स्पेशल मॉन्स्टर दिखाई दिया। फॉर्चून मॉन्स्टर स्पेशल डिजीज मॉन्स्टर बैटल अवेलेबल। मैंने तुरंत बैटल शुरू कर दी। मेरे सामने इस बार एक गोल्डन डिवाइन ड्रैगन था। पहले वाले लक मॉन्स्टर की तरह यह भी एक ही अटैक में खत्म हो गया। बधाई हो होस्ट, आपको ट्रेजर ड्रैगन पर्ल प्राप्त हुआ। ड्रैगन पर्ल इफेक्ट आपकी सभी करंट एट्रीब्यूट्स हमेशा के लिए दोगुनी हो जाएंगी। एक्स्ट्रा स्किल बीस्ट टेमिंग। जिस भी बीस्ट को टेम करोगे उसकी लॉयल्टी हमेशा 100% रहेगी और उसके सभी एट्रीब्यूट्स 3 गुना बढ़ जाएंगे। मॉन्स्टर फार्म करते समय मैंने पहले भी कई बार पेट्स के पास टेम ऑप्शन देखा था, लेकिन तब मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया था। अब मुझे सब समझ आ गया। अब मैं अपने पेट को टेम करके उसे अपने साथ बैटल में उतार सकता था और बीस्ट टेमिंग स्किल की वजह से मेरा हर पेट मुझसे 100% लॉयल रहेगा। सच में आज तो मेरी किस्मत खुल गई। आज का लेवल अप मिशन पूरा करने के बाद मैं कार से घर लौटने लगा। रास्ते में अचानक मुझे जो श्याओ श्याओ का फोन आया। वह जो झेंग की छोटी बहन थी और हमारे हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की भी थी। मैंने उसके पिता की जान बचाई थी, इसलिए वह आज तक मुझे नहीं भूली थी। उसने फोन पर कहा, हेलो फैन भाई, क्या आप फ्री हैं? मैंने कहा हाँ। श्याओ श्याओ बताओ क्या हुआ? उसने कहा, मैंने यहाँ एक ब्यूटी सैलून खोला है। 1 मिलियन फॉलोअर्स वाली बड़ी फीमेल इन्फ्लुएंसर हमारे सैलून में ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने आई थी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद उसके पूरे चेहरे पर पिंपल्स निकल आए। अब वह मुझसे बहुत बड़ी कॉम्पेंसेशन मांग रही है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वह पूरे इंटरनेट पर मुझे बदनाम कर देगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया ने बताया था कि आपकी मेडिकल स्किल बहुत कमाल की है, इसलिए क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। मैं मौके पर पहुंचा और एक नजर में ही उस फीमेल इन्फ्लुएंसर के शरीर पर एक खास डिजीज मॉन्स्टर देख लिया। प्लास्टिक सर्जरी मॉन्स्टर स्पेशल डिजीज मॉन्स्टर लेवल 5 नॉट बैटलेबल। स्पष्ट था कि उसने अपने शरीर पर कई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी, लेकिन इंटरनेट पर उसकी इमेज नेचुरल ब्यूटी वाली थी, जैसे उसने कभी कोई सर्जरी करवाई ही ना हो। इसके बाद मैंने सैलून का ब्यूटी प्रोडक्ट अपनी ही स्किन पर लगाया। अगर प्रोडक्ट में कोई हार्मफुल केमिकल होता तो सिस्टम तुरंत वार्निंग दे देता, लेकिन काफी देर तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इसका मतलब साफ था कि ब्यूटी प्रोडक्ट पूरी तरह सेफ था। तो प्रॉब्लम निश्चित रूप से इन्फ्लुएंसर कोको के शरीर में थी। मैंने उसे फिर ध्यान से देखा। इस बार उसके शरीर पर मुझे कई और डिजीज मॉन्स्टर दिखाई दिए। कॉन्स्टिपेशन मॉन्स्टर लेवल 10 बॉस बैटल अवेलेबल। हेमोरॉइड मॉन्स्टर लेवल 10 बॉस बैटल अवेलेबल। उसी पल मुझे उसके चेहरे पर पिंपल्स आने की असली वजह समझ आ गई। इन दोनों बॉस मॉन्स्टर की वजह से उसके शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो रहे थे, जिससे उसके चेहरे पर पिंपल्स निकल रहे थे। लेकिन उस समय भी कोको लगातार पूरे इंटरनेट पर एक्सपोज करने की धमकी देकर बहुत बड़ी कॉम्पेंसेशन मांग रही थी। मैं मन ही मन बोला, सच में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैंने बिना किसी झिझक के सीधे कोको से कहा कि उसके ब्रेस्ट फेक हैं और उसका नोज भी सर्जरी से बनाया गया है। मेरी बात सुनते ही कोको वहीं सन्न रह गई। आखिर कुछ ही समय पहले उसने कोरिया जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और इस बात का पता उसके मैनेजर तक को नहीं था। अब जब उसे समझ आ गया कि मुझे सच में बहुत कुछ पता है तो उसका रवैया तुरंत बदल गया। उसने कहा, इस मामले को मैं यहीं खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मेरे चेहरे के पिंपल्स तुम्हें हर हाल में ठीक करने होंगे। मैंने शांत होकर उससे कहा, तुम्हारे पिंपल्स की असली वजह तुम्हारा लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन वजह चाहे जो भी हो मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर कोको और भी ज्यादा शॉक हो गई। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये इतनी प्राइवेट बातें तो मेरी पर्सनल असिस्टेंट तक नहीं जानती, फिर इसे कैसे पता चली? फिर उसने मुझसे कहा, अगर तुम मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह ठीक कर दोगे तो मैं न सिर्फ कॉम्पेंसेशन नहीं मांगूंगी बल्कि तुम्हारे ब्यूटी सैलून का फ्री प्रमोशन भी करूंगी। जो श्याओ श्याओ की मदद करने के लिए मैंने उसकी शर्त मान ली। फिर मैंने सिल्वर नीडल उसके चेहरे पर लगाई और उसी मौके पर बैटल शुरू कर दी। अगले ही पल कॉन्शियसनेस स्पेस में लायन जैसा दिखने वाला कॉन्स्टिपेशन मॉन्स्टर मेरी तरफ दौड़ पड़ा। धड़ाम! लेकिन ड्रैगन पर्ल के बोनस की वजह से मेरी डिफेंस अब 7000 तक पहुंच चुकी थी। ऐसे लो लेवल बॉस मॉन्स्टर मेरे सामने टिक ही नहीं सकते थे। सिर्फ एक ही राउंड में मैंने उसे खत्म कर दिया। उधर रियल वर्ल्ड में कोको को अचानक बहुत जोर से टॉयलेट जाने की फीलिंग हुई। वह तुरंत अपना हिप पकड़कर वॉशरूम की तरफ भागी। करीब 10 मिनट बाद वह पूरी तरह फ्रेश होकर बाहर आई और हैरानी से बोली, यार इतनी कम उम्र में तुम इतने पावरफुल कैसे हो? इसके बाद उसने जो श्याओ श्याओ की तरफ देकर कहा, चिंता मत करो, मैंने जो प्रॉमिस किया है उसे जरूर पूरा करूंगी। इस तरह ये पूरा मामला आसानी से सुलझ गया और मैं वापस घर लौट आया। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस घटना के बाद जो श्याओ श्याओ के दिल में मेरे लिए अलग ही फीलिंग पैदा हो चुकी थी। घर लौटने के बाद मैंने फैसला किया कि अब मुझे भी चेन हाउ की तरह एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। कारण बिल्कुल साफ था, मॉन्स्टर फार्म करते समय जो इतनी बड़ी मात्रा में मीट ड्रॉप होती थी उसे इस्तेमाल
करने का कोई तरीका चाहिए था। इसके बाद मैंने और चैन हाउ ने मिलकर चुआन वेई शुएन नाम का हॉट पॉट रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट का पूरा ऑपरेशन चैन हाउ संभालता था और मैं सिर्फ मीट सप्लाई करता था। बाकी खाली टाइम में मैं हमेशा की तरह हॉस्पिटल जाकर मॉन्स्टर फार्म और लेवल अप करता रहता था। इसी दौरान एक दिन जो झेंग ने मुझे क्लास रियूनियन में इनवाइट किया। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि लगभग सभी लोग जो झेंग की खुशामद करने में लगे हुए थे, क्योंकि उसके पुलिस चीफ पिता पॉलिटिकल एंड लीगल कमेटी के सेक्रेटरी बनने के सबसे बड़े कैंडिडेट थे। पूरे हॉल में सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसने दिल से आकर मुझसे हेलो कहा। वह थी हमारी क्लास ब्यूटी एंड रैन। स्कूल के दिनों में वह उन गिने चुने लोगों में से थी जो सच में मेरी फ्रेंड थी। लेकिन अगले ही पल मैं पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसके शरीर पर मुझे एक बेहद खतरनाक डिजीज मॉन्स्टर दिखाई दिया। ALS मॉन्स्टर आर्मी वैनगार्ड लेवल 10 बॉस बैटल अवेलेबल। ALS का नाम सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मुझे अच्छी तरह पता था कि इस बीमारी का मतलब लगभग डेथ नोटिस मिल जाना होता है। मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत बैटल शुरू कर दी। अब लेवल 10 बॉस मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था। बधाई हो होस्ट, बैटल विक्ट्री। आपको नया एक्टिव स्किल मिला, वीकनेस सप्रेशन। बैटल के दौरान यह स्किल टारगेट की अटैक और डिफेंस दोनों को 20% तक कम कर देती थी और इसका इफेक्ट 10 राउंड तक रहता था। जब मैंने दोबारा एनरैन की तरफ देखा तो उसके शरीर पर एक नया मॉन्स्टर दिखाई दिया। ALS आर्मी सेंचुरियन लेवल 20 बफ मॉन्स्टर बैटल अवेलेबल आफ्टर रेस्क्यू। मैं पहले चुपचाप थोड़ा एक्सपीरियंस फार्म करना चाहता था, लेकिन अब बॉस बैटल के लिए प्री कंडीशन पूरी करनी जरूरी थी, इसलिए मुझे फिलहाल रुकना पड़ा। मैंने एनरैन से धीरे से कहा, टाइम मिले तो एक बार हॉस्पिटल जाकर पूरा चेकअप जरूर करवा लेना। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पूरे प्राइवेट रूम में हड़कंप मच गया। अचानक 3 मास्क पहने हुए हथियारबंद क्रिमिनल हाथों में नाइफ लेकर अंदर घुस आए। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिले, जो हिलेगा उसे यहीं मार देंगे। ये सुनते ही सभी फीमेल क्लासमेट्स चीखने लगी। लेकिन तभी मेरा सबसे बड़ा राइवल सन वेई हीरो बनने के लिए आगे बढ़ गया। पर अगले ही पल मास्क पहने क्रिमिनल ने उसे एक ही नाइफ से बुरी तरह घायल कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से लगातार खून बहने लगा। उसी समय मेरी नजर उन तीनों क्रिमिनल के शरीर पर गई। उनके ऊपर लाल रंग के छोटे छोटे मॉन्स्टर दिखाई दे रहे थे। किलर मॉन्स्टर लेवल 2 स्पेशल मॉन्स्टर नॉट बैटलेबल। किलर मॉन्स्टर लेवल 1 स्पेशल मॉन्स्टर नॉट बैटलेबल। मैं हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह के मॉन्स्टर भी देख सकता हूँ। इसके बाद तीनों क्रिमिनल जल्दी जल्दी झों झेंग की फोटो निकालकर भीड़ में उसे ढूंढने लगे। तभी मुझे समझ आया कि ये लोग 418 सीरियल मर्डर केस के वांटेड क्रिमिनल थे। उस केस में पुलिस चीफ झोउ चांगशान ने इनके एक साथी को एनकाउंटर में मार गिराया था और अब ये उसी का बदला लेने आए थे। इसी बीच एक क्रिमिनल की नजर एनरैन पर पड़ी। उसे देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और वह गंदी मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका लीडर भी उसे नहीं रोका, क्योंकि उसके हिसाब से इसमें सिर्फ 1 मिनट लगेगा। लेकिन अगले ही पल वह क्रिमिनल अचानक पूरी तरह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी दोनों क्रिमिनल कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि वे भी अचानक अपने पैरों से ताकत खो बैठे और धड़ाम से गिर गए। यह सब मैंने किया था। मैंने दूर खड़े खड़े ही उन तीनों पर वीकनेस सप्रेशन स्किल इस्तेमाल कर दी थी। स्किल का इफेक्ट लगते ही उनके शरीर की ताकत खत्म हो गई और वे बिल्कुल लाचार होकर जमीन पर गिर पड़े। मेरे सभी क्लासमेट्स यह देखकर दंग रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना पावरफुल हूँ। उधर सन वेई अकेला जमीन पर पड़ा दर्द से चिल्लाता रहा। अब बस पुलिस को बुलाना बाकी था। तभी भीड़ में किसी ने सुझाव दिया कि जो झेंग तुरंत अपने पुलिस चीफ पिता को कॉल करे और उन्हें इन वांटेड क्रिमिनल के बारे में बताए। अगर वह खुद आकर इन्हें अरेस्ट करेंगे तो पॉलिटिकल एंड लीगल कमेटी के सेक्रेटरी बनने की उनकी पोजीशन लगभग पक्की हो जाएगी और इसका फायदा वहां मौजूद सभी क्लासमेट्स को भी मिलेगा। सबने तुरंत इस प्लान पर सहमति बना ली। जब मैं वापस चुआन वेई शुएन हॉट पॉट रेस्टोरेंट पहुंचा तब तक काफी रात हो चुकी थी। इन दिनों रेस्टोरेंट का बिजनेस जबरदस्त चल रहा था, क्योंकि हमारे मीट का टेस्ट कहीं और मिल ही नहीं सकता था। उसी समय एक अजनबी आदमी मेरे पास आया। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह झोउ श्याओ का देवर झाओ काई है। लेकिन मैंने जैसे ही उसे ध्यान से देखा, उसके शरीर पर कई डिजीज मॉन्स्टर दिखाई दिए। मॉर्निंग वीकनेस मॉन्स्टर, प्रोस्टेट मॉन्स्टर, किडनी वीकनेस मॉन्स्टर और कई दूसरे मॉन्स्टर। साफ दिख रहा था कि शराब और औरतों की वजह से उसका शरीर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मुझसे मिलते ही उसने पहली बात यही कही कि मैं उसकी भाभी झोउ श्याओ से दूर रहूं। असल में अपने बड़े भाई की मौत के बाद से ही वह अपनी भाभी को हासिल करना चाहता था। उसने इसके लिए पूरा प्लान भी बना रखा था। लेकिन हाल के दिनों में झोउ श्याओ मेरे बहुत करीब रहने लगी थी, जिसकी वजह से उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। उसने मुझे धमकाते हुए कहा, अगर जिंदा रहना है तो मेरी भाभी से दूर रहो। मैंने बिना कुछ सोचे उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है। थप्पड़ खाते ही झाओ काई जमीन पर गिर पड़ा। वह पूरी तरह शॉक में था। आखिर एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट ओनर ने देश के सबसे अमीर परिवार के आदमी को थप्पड़ मार दिया था। वह गुस्से में उठकर मुझ पर हमला करना चाहता था, लेकिन शराब और अय्याशी ने उसका शरीर पहले ही खोखला कर दिया था। इसलिए जाते जाते सिर्फ इतना बोल पाया, रुक जा, तुझे बर्बाद करने के मेरे पास 100 तरीके हैं। अगली सुबह तड़के जैसे ही मैं उठा, मुझे चेन हाउ का इमरजेंसी कॉल आया। फैन भाई, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कुछ लोगों ने हमारे रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की कंप्लेंट की है। फोन रखते ही मैं तुरंत रेस्टोरेंट पहुंचा। वहां कई लोग लगातार उल्टियां कर रहे थे और बार बार वॉशरूम भाग रहे थे। मैंने ध्यान से देखा, कॉन्स्टिपेशन नहीं, डायरिया मॉन्स्टर लेवल 8 और वॉमिटिंग मॉन्स्टर लेवल 5। मतलब ये लोग सच में बीमार थे, नाटक नहीं कर रहे थे। अगर मुझे अपने मीट की क्वालिटी पर पूरा भरोसा न होता तो शायद मैं भी मान लेता कि गलती हमारी है। इस समय रेस्टोरेंट के बाहर और अंदर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। मीडिया रिपोर्टर भी पहुंच चुके थे। मुझे तुरंत समझ आ गया कि अब सिर्फ सच जानना काफी नहीं है, बल्कि पब्लिक क्राइसिस हैंडल करना भी जरूरी है। मैंने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, अगर रिपोर्ट में फूड पॉइजनिंग निकली तो मेरा रेस्टोरेंट तुम्हारा मेडिकल बिल 10 गुना देकर तुरंत हमेशा के लिए बंद कर देगा। भीड़ में छिपा
जाओ गए। यह सुनकर मन ही मन हंसने लगा। उसे पूरा भरोसा था कि इन लोगों को फूड पॉइजनिंग ही निकलेगी, क्योंकि उसने पहले ही अपने घर पर इन्हें फफूंद लगा हुआ खाना खिलाया था। इसीलिए वे सभी आराम से चेकअप कराने हॉस्पिटल चले गए। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही अजीब बात हुई। उनका पेट दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन दोनों किडनी में तेज दर्द शुरू हो गया। जब रिपोर्ट आई तो झाओ काई की आंखें फटी रह गईं। डॉक्टर ने बताया कि इन सभी का स्टमक बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें फूड पॉइजनिंग बिल्कुल नहीं हुई है। असल प्रॉब्लम यह है कि इन सभी को बहुत गंभीर किडनी वीकनेस है। इसी वजह से उन्हें वॉमिटिंग और डायरिया हुआ। मैं मन ही मन मुस्कुराया। मुझसे चाल चलोगे? असल में हॉस्पिटल आने से पहले ही मैंने सिस्टम की मदद से उनके वॉमिटिंग मॉन्स्टर और डायरिया मॉन्स्टर को तुरंत खत्म कर दिया था। फिर मौका देखकर उन सभी पर किडनी वीकनेस स्किल भी इस्तेमाल कर दी थी। इसके बाद मैंने मुस्कुराकर कहा, लगता है अब सबको यकीन हो गया होगा कि हमारे रेस्टोरेंट के हॉट पॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। झाओ काई का चेहरा काले तवे जैसा हो गया, लेकिन अब उसके पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस तरह उसकी पूरी साजिश वहीं खत्म हो गई। लेकिन अगले ही पल मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिससे मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था। वह थी सुयाओ। उसे पता चल चुका था कि मेरा हॉट पॉट रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए वह दोबारा मेरे पास वापस आना चाहती थी। उसने कहा कि जिस दिन उसने मुझसे ब्रेकअप किया था उसी दिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। फैन भाई, पहले तो आप हमेशा मेरे करीब आना चाहते थे, अगर आप चाहें तो आज रात मैं आपकी हो सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे घिन आने लगी। मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा। उसके शरीर पर सिफिलिस मॉन्स्टर अब भी मौजूद था। उसके साथ जेनिटल वॉट मॉन्स्टर और कई दूसरे डिजीज मॉन्स्टर भी थे। लेकिन सबसे अलग मेरी नजर एक ग्रीन कलर के स्पेशल मॉन्स्टर पर गई। किलर मॉन्स्टर लेवल 3 स्पेशल मॉन्स्टर, नॉट बैटलेबल। इस बार मॉन्स्टर रेड नहीं बल्कि ग्रीन था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि सुयाओ किसी की हत्या कर सकती है। फिर अचानक मुझे उसका मतलब समझ आ गया। ये कई बार करवाए गए अबॉर्शन का सिंबल था। मैं मन ही मन सोचने लगा, सच में यह औरत किसी एम्परर से कम नहीं है। मैंने उससे एक शब्द भी बहस नहीं की। मैंने सीधे सड़क पर जोर से चिल्लाकर कहा, सब लोग सावधान रहना, इस औरत को सीरियस एसटीडी है। इतना सुनते ही आसपास के लोग उससे तुरंत दूर हट गए। सुयाओ गुस्से में मुझे गालियां देती हुई वहां से चली गई। उधर जंगचेंग फर्स्ट हॉस्पिटल में डायरेक्टर समेत सभी सीनियर डॉक्टर बेहद परेशान थे। पेशेंट को हीमोफागोसाइटिक सिंड्रोम था। यह ब्लड सिस्टम की बेहद खतरनाक बीमारी थी जिसका इलाज लगभग नामुमकिन माना जाता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि बेड पर पड़ा पेशेंट कोई आम आदमी नहीं बल्कि लिस्टेड कंपनी शेन ग्रुप का चेयरमैन शेन तियानफैंग था। वह गहरे कोमा में था और उसका हाई फीवर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। एक डॉक्टर ने बेबस होकर कहा, मिस शेन, हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं। वहां मौजूद महिला शेन यूवेई थी जो शेन तियानफैंग की छोटी बहन और लियू रुयान की सबसे अच्छी फ्रेंड थी। जब लियू रुयान को अपने फ्रेंड के भाई की हालत का पता चला तो उसे तुरंत मेरी एक्यूपंक्चर याद आई और उसने मुझे हॉस्पिटल बुला लिया। हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने शेन तियानफैंग के शरीर पर डिजीज मॉन्स्टर देखा। हीमोफागोसाइटिक सिंड्रोम, मॉन्स्टर लेवल 40 एलीट मॉन्स्टर, बैटल अवेलेबल। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। अच्छा हुआ ये बॉस मॉन्स्टर नहीं है, वरना शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मेरी करंट लेवल सिर्फ 25 थी। लेवल 40 एलीट मॉन्स्टर को हराने का मुझे अभी भी पूरा भरोसा नहीं था। दूसरी तरफ पेशेंट किसी भी समय मर सकता था। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने तुरंत गोल्डन नीडल ब्लड पियर्स स्किल का इस्तेमाल किया। लेवल 3 गोल्डन नीडल ब्लड पियर्स में लाइफ एक्सटेंशन इफेक्ट था जो किसी भी मरते हुए इंसान की लाइफ एक दिन तक बढ़ा सकता था। स्किल लगते ही बेहोश पड़े शेन तियानफैंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। इसके बाद मैंने ब्लड एनर्जी सूप की रेसिपी लिखकर फैमिली को दी और कहा कि तुरंत फार्मेसी से मेडिसिन लेकर आए। मेडिसिन पीने के बाद उसकी कंडीशन कुछ हद तक स्टेबल हो गई। हालांकि यह इफेक्ट सिर्फ 5 दिन तक रहने वाला था, लेकिन मेरे लिए 5 दिन ही काफी थे। इतने टाइम में मैं अपना लेवल और बढ़ा सकता था। यह सोचकर मैंने तुरंत शेन यूवेई से कहा कि इस बीमारी का इलाज मैंने शेन यूवेई से कहा कि मैं इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले कुछ तैयारी करनी होगी। अगर मैं पहले ऐसा कहता तो शायद वह मुझे फ्रॉड समझती, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा था कि मेरे ट्रीटमेंट के बाद उसका बेहोश भाई चमत्कारिक तरीके से होश में आ गया था। इसलिए अब उसे मेरी मेडिकल स्किल पर पूरा भरोसा हो चुका था। हॉस्पिटल से लौटे समय कार में मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई दी। बाहर की दुनिया को पता चल चुका था कि शेन तियानफैंग लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और कभी भी मर सकता है। इस खबर के बाद शेन ग्रुप के शेयर तेजी से गिरने लगे। मैंने तुरंत सोचा, अगर 5 दिन बाद अचानक शेन तियानफैंग के पूरी तरह ठीक होने की न्यूज आएगी तो शेन ग्रुप के शेयर्स जरूर आसमान छू लेंगे। मैंने बिना देर किए चेन हाओ को फोन किया और कहा कि रेस्टोरेंट का जितना भी कैश रिजर्व है सब निकालकर शेन ग्रुप के शेयर्स खरीद लो। अकाउंट चेक करने पर पता चला कि हमारे पास सिर्फ 2 लाख यूएन थे। इतने कम पैसे से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तभी अगले ही पल मेरे फोन पर 10 लाख यूएन ट्रांसफर होने का मैसेज आया। ये पैसे लियू रुयान ने भेजे थे। उसे भी अंदाजा हो गया था कि शेन ग्रुप के शेयर्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन अब उसे पैसे कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए उसने मुझे 10 लाख यूएन देकर कहा कि मैं अपने हिसाब से इन्वेस्ट करूं। अगले 4 दिनों तक मैं पागलों की तरह हॉस्पिटल में मॉन्स्टर फार्म करता रहा। आखिरकार मेरी लेवल बढ़कर 28 हो गई। इसी दौरान मुझे एक सिल्वर क्वालिटी वेपन भी मिला, शैडो बैटल एक्स। इसे इक्विप करने पर 50 फिजिकल पेनिट्रेशन एक्स्ट्रा मिलती थी। अगली सुबह तड़के हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आया। शेन तियानफैंग फिर से कोमा में चला गया था और उसकी सभी बॉडी रिपोर्ट्स तेजी से खराब हो रही थी। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और बैटल शुरू कर दी। बैटल शुरू होते ही इलीट मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला किया। तड़ाम, मेरे ऊपर 150 डैमेज आया। मैं मन ही मन दंग रह गया। सच में हाई लेवल इलीट मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होता है। गोल्डन ड्रैगन आर्मर और इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी टैलेंट दोनों होने के बावजूद भी यह मुझे इतना
डैमेज दे रहा था। अब मेरी बारी आई। धड़ाम, मैंने उसे 200 डैमेज दिया। टाइम धीरे धीरे बीता गया। वीकनेस सप्रेशन स्किल की लगातार डीबफ स्टैक और अपनी रिकवरी की मदद से मैंने बहुत मुश्किल से बैटल जीत ली। इस बार मॉन्स्टर ने एक ब्लड रेड एग ड्रॉप किया। उस पर लिखा था हैचिंग टाइम 7 डेज। मैंने तुरंत उसे स्पेस बैकपैक में रख लिया। उधर रियल वर्ल्ड में शन तियानफांग ने भी अपनी आंखें खोल दी। अपने भाई को होश में देकर शन युवे खुशी से रो पड़ी और उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसी समय मेरी नजर उसके शरीर पर गई और मैं चौंक उठा। उसके ऊपर एक स्पेशल डिजीज मॉन्स्टर दिखाई दिया। फीमेल डिसऑर्डर मॉन्स्टर, लेवल 100 बॉस, बैटल अवेलेबल। यह ऐसी बीमारी थी जिसमें जन्मजात शारीरिक समस्या की वजह से नॉर्मल मैरिड लाइफ संभव नहीं होती। पुराने समय में ऐसी महिलाओं को अशुभ माना जाता था, जबकि मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इसे लगभग लाइलाज मानती थी। लेकिन मेरी नजर में यह भी ठीक हो सकती थी। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि अभी मैं लेवल 100 बॉस मॉन्स्टर को हराने की ताकत नहीं रखता था। तभी मेरी नजर मॉन्स्टर के नीचे लिखी ग्रीन कलर की एक छोटी लाइन पर गई। उसमें लिखा था इस मॉन्स्टर को एक खास डैगर काउंटर करता है। यही वही डैगर है जिससे पहले कभी शेन युवे घायल हुई थी। यानी यह बॉस का एक्सक्लूसिव काउंटर आइटम था। लेकिन मेरे सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। बैटल शुरू किए बिना मैं वह डैगर कैसे हासिल करूं? और अगर बैटल शुरू कर भी दूं तो अभी मैं लेवल 100 बॉस को हरा ही नहीं सकता। फिर वह डैगर मिलने का फायदा भी क्या होगा? मैंने सोचा फिलहाल इस बारे में बाद में सोचूंगा। इसी बीच शन तियानफांग के खतरे से बाहर आने की न्यूज पूरे बिजनेस सर्कल में फैल गई। शन ग्रुप के शेयर्स लगातार ऊपर जाने लगे। कुछ ही दिनों में शेयर्स अपर लिमिट तक पहुंच गए। मैंने जो कुल 12 लाख यूएन इन्वेस्ट किए थे वे बढ़कर सीधे 24 लाख यूएन हो गए। बिजनेस वर्ल्ड के कई बड़े लोगों को पता चल गया कि शेन तियानफांग की जान एक रहस्यमयी डिवाइन डॉटर ने बचाई है। ये खबर पूरे टॉप बिजनेस सर्कल में जंगल की आग की तरह फैल गई। आखिर अमीर लोगों के लिए सबसे कीमती चीज हेल्थ ही होती है, इसलिए हर बड़ा बिजनेसमैन उस डिवाइन डॉटर की जानकारी जुटाने लगा। लेकिन किसी को भी मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। ये सब पहले से शन तियानफांग और मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। शन फैमिली ने मेरे बारे में हर इंफॉर्मेशन पूरी तरह सीक्रेट रखी। मैं अच्छी तरह जानता था कि अभी लो प्रोफाइल रहकर ग्रो करना ही सबसे सही स्ट्रेटेजी है। हालांकि शन तियानफांग ने मेरा धन्यवाद करने के लिए मुझे 10 लाख यूएन का एक चेक दिया। साथ ही उसने कहा कि वह मेरे साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करना चाहता है। शेन ग्रुप काफी समय से हेल्थ इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहता था और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहता था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास कोई अच्छा आइडिया है। तभी मुझे अपनी ब्लड एनर्जी सूप रेसिपी याद आ गई। अगर उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो वह किडनी हेल्थ और बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली बेहतरीन मेडिसिन बन सकती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी आसानी से किया जा सकता था। शन तियानफांग ने उसी वक्त फैसला कर लिया। शेन ग्रुप 49% इन्वेस्टमेंट और शेयर्स देगा, जबकि मैं अपनी रेसिपी देकर 51% शेयर्स का मालिक बनूंगा। इंडस्ट्रियल पार्क मेरे होम टाउन में बनाया जाएगा और उसका पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथ में होगा। साथ ही शेन युवे मेरे साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करेगी। यहीं से मैं पहली बार असली कैपिटल वर्ल्ड का हिस्सा बन गया। सालों तक डिलीवरी बॉय की नौकरी करने के बाद मुझे अच्छी तरह पता था कि सिर्फ मेहनत करने वाला इंसान हमेशा पॉन बना रहता है, लेकिन कैपिटल की टेबल पर बैठने वाला इंसान ही असली प्लेयर बनता है। यही मौका मेरी पूरी डेस्टिनी बदल सकता था। 7 दिन बीत गए। अब मेरे हाथ में वही ब्लड रेड एग था। उसका हैचिंग टाइम पूरा हो चुका था। अचानक गोल्डन लाइट चमकी और मेरे सामने पैंडा जैसा एक छोटा सा क्यूट क्रीचर प्रकट हो गया। गोल्डन ग्रेट वेट जायंट पैंडा, लेवल 1000 एचपी, 100 अटैक, 500 डिफेंस। फर्स्ट स्किल, मेरे गोल्डन पैंडा का पहला स्किल था फ्रीज। अटैक करते समय कुछ चांस पर वह सामने वाले टारगेट को फ्रीज कर सकता था। उसका पैसिव स्किल आने वाले डैमेज को 30% कम कर देता था। सबसे खास बात यह थी कि पेट और मेरा एचपी आपस में शेयर होता था और बैटल तभी खत्म होती थी जब हम दोनों का पूरा एचपी खत्म हो जाता। ये देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। ये तो सीधे सीधे एक एक्स्ट्रा फाइटर मिल गया था। अब सामने वाला अपने अटैक टर्न में सिर्फ मुझ पर या मेरे पेट पर, इन दोनों में से किसी एक पर ही हमला कर सकता था। यानी मेरा डैमेज आधा बढ़ जाता था। लेकिन डिफेंस टर्न में उसे एक साथ मेरे और पेंडा दोनों के अटैक झेलने पड़ते थे। वाह, ये तो कमाल हो गया। पहले मुझे हमेशा लगता था कि हाई लेवल मॉन्स्टर को हराना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बाद में लेवल अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब गोल्डन पैंडा मिलने के बाद सब बदल चुका था। इसीलिए मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि जल्द से जल्द पैंडा का लेवल बढ़ाया जाए। पीट का एक्सपीरियंस बार मुझसे अलग था, इसीलिए अब मुझे सारा एक्सपीरियंस सिर्फ पैंडा को देना था। अच्छी बात यह थी कि उसे लेवल अप होने के लिए मुझसे कम एक्सपीरियंस चाहिए था। लगातार 5 दिन तक मॉन्स्टर फार्म करने के बाद आखिरकार मैंने पैंडा को लेवल 28 तक पहुंचा दिया। इसके बाद मैं तुरंत घर की ओर भागा, क्योंकि अब मैं लियू रुयान के ब्रेस्ट कैंसर मॉन्स्टर आर्मी के अगले कमांडर को चैलेंज करना चाहता था। बैटल शुरू होते ही बॉस मॉन्स्टर ने सबसे पहले हमला किया, लेकिन अगले ही पल वह वहीं फ्रीज हो गया। ये मेरे गोल्डन पैंडा का स्किल था। अगले टर्न में मेरी बारी आई। मैंने शैडो बैटल एक्स से पूरी ताकत के साथ वार किया। धड़ाम, सामने वाले का 200 एचपी कम हो गया। उसी समय पैंडा भी उस पर झपट पड़ा और उसने 50 डैमेज कर दिया। अब फिर दुश्मन की बारी आई। इस बार उसने पैंडा को टारगेट बनाया। धड़ाम, पैंडा को 300 डैमेज मिला, लेकिन पैंडा टैंक टाइप पेट था, इसलिए वह काफी डैमेज सह सकता था। इसी तरह सैकड़ों टर्न तक बैटल चलती रही और आखिरकार मैंने बैटल जीत ली। जैसे ही 1000 कमांडर मॉन्स्टर मरा, वैसे ही लियू रुयान के पास एक नया डिजीज मॉन्स्टर दिखाई दिया। ब्रेस्ट कैंसर मॉन्स्टर आर्मी, 10,000 कमांडर, लेवल 50 लीडर मॉन्स्टर, बैटल अवेलेबल। इसे हराने पर लियू रुयान की लाइफ 5 साल और बढ़ जाएगी। ये बॉस से भी ऊंची रैंक का लीडर मॉन्स्टर था। मुझे नहीं पता था कि इसकी पावर कितनी ज्यादा होगी। इस बार 1000 कमांडर ने मुझे एक नया स्किल भी ड्रॉप किया, पिक पॉकेट। ये स्किल सिर्फ डिजीज मॉन्स्टर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। बैटल शुरू किए बिना ही कुछ चांस पर मॉन्स्टर के पास मौजूद आइटम चुराया जा सकता था। इसका कूल डाउन 7
दिन था। ये स्किल देखते ही मुझे तुरंत शेन यूवेई के शरीर पर मौजूद लेवल 100 लायन गर्ल मॉन्स्टर याद आ गया। अब मैं बैटल शुरू किए बिना भी उसके पास मौजूद स्पेशल आइटम हासिल कर सकता था। मैं तुरंत चाइनीज मेडिसिन इंडस्ट्रियल पार्क पहुंचा। ऑफिस में शेन यूवेई अपनी चेयर पर बैठी थी। मैंने उससे सामान्य तरीके से ग्रीटिंग की और तुरंत उस पर पिक पॉकेट स्किल इस्तेमाल कर दिया। पहली ही बार में स्किल सफल हो गया। मैंने खुशी खुशी आइटम खोला, लेकिन अंदर एक सूखा हुआ बनाना निकला। मैं वहीं का वहीं रह गया। ये क्या बकवास है? लेवल 100 लायन गर्ल मॉन्स्टर के पास बनाना कैसे हो सकता है? मेरी 7 दिन की अपॉर्चुनिटी पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब मेरे पास फिर से 7 दिन कूल डाउन खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 7 दिन बाद मुझे जो श्याओ श्याओ का फोन आया। वह हिचकिचाते हुए बात कर रही थी, जैसे उसे कुछ कहने में शर्म आ रही हो। आखिर उसने बताया कि उसका हेमोरॉइड फिर से बहुत बुरी तरह बढ़ गया है। दर्द इतना ज्यादा है कि सहा नहीं जा रहा, लेकिन वह हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहती। मैंने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया और बिना देर किए कार से उसके घर पहुंच गया। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे एक जाना पहचाना डिजीज मॉन्स्टर दिखाई दिया। हेमोरॉइड मॉन्स्टर, लेवल 15, नॉर्मल मॉन्स्टर। लोकल मसाज करने के बाद बैटल शुरू की जा सकती है। अब तो मेरी बारी मुश्किल में पड़ने की थी। मुझे हिचकिचाता देकर झो श्याओ श्याओ ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और लाल चेहरे के साथ पूछा, क्या मेरी बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल है? क्या पहले चेकअप करना पड़ेगा? मैंने कहा, इलाज तो हो सकता है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए स्पेशल मसाज टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये सुनते ही झो श्याओ श्याओ खुश हो गई। उसे राहत मिली कि सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मसाज से मैं ठीक हो सकती हूँ तो जैसे भी करना पड़े कर दीजिए। इतना कहकर वह मेरा हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई। कुछ देर बाद बैटल शुरू हुई और कई टर्न की फाइट के बाद मैंने हेमोरॉइड मॉन्स्टर को पूरी तरह खत्म कर दिया। बैटल खत्म होते ही जो श्याओ श्याओ को तुरंत आराम महसूस हुआ। अब वह मुझे बिल्कुल अलग नजरों से देखने लगी। अचानक उसने जैसे कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। वह मेरे पास आई, मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और बोली, फैन भाई, मैं आपको बहुत समय से पसंद करती हूँ। मुझे पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन क्या मैं आपकी लवर बन सकती हूँ? उसकी बात सुनकर मैंने बिना झिझक साफ मना कर दिया, लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत उसने कोई ड्रामा नहीं किया। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो आज के बाद हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। क्या ये ठीक रहेगा? मैंने भी उसकी बात मान ली, लेकिन अगले ही पल मेरा फोन बज उठा। कॉल लियू रुयान की थी। उसकी बातें सुनते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझे पता चला कि उसके घर एक नापसंद मेहमान आया हुआ है। वह था वांग दालोंग। कुछ साल पहले परिवार के बुजुर्गों ने उसका और लियू रुयान का सिर्फ जुबानी रिश्ता तय किया था। जब वांग दालोंग को पता चला था कि लियू रुयान को कैंसर हो गया है, तो वह तुरंत रिश्ता तोड़ना चाहता था, लेकिन उसके परिवार के बुजुर्गों ने उसे रोक दिया और कहा कि लड़की मर जाएगी तो रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जब उसे पता चला कि लियू रुयान का ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो चुका है, तो वह बेशर्मी से फिर शादी की बात लेकर उसके घर पहुंच गया। ये सुनते ही मैं तुरंत कार लेकर जिंगस्यू मैंशन की तरफ निकल पड़ा। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी, काश मैं उस कमीने को अभी के अभी खत्म कर दूं। घर पहुंचते ही मेरी नजर वांग दालोंग पर पड़ी। उसके शरीर पर अनगिनत डिजीज मॉन्स्टर थे, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर ने मेरा पूरा ध्यान खींच लिया। फेक ऑर्गन मॉन्स्टर, लेवल 100 स्पेशल डिजीज मॉन्स्टर, बैटल अवेलेबल। मैं मन ही मन चौंक गया। ये अभी भी खुद को मर्द कहता है। उसी समय वांग दालोंग गुस्से में चिल्लाया, क्या घूर रहा है? मैं अपनी होने वाली वाइफ से मिलने आया हूँ, इसमें क्या गलत है? इतना कहकर उसने मेरी तरफ एक बैंक कार्ड बढ़ाया और बोला, तुम दोनों जितने दिन साथ रहे उसका कॉम्पेंसेशन समझ लो। इस कार्ड में 5 मिलियन युएन है, इसे लो और हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाओ। पहले ही लियू रुयान मुझे वांग दालोंग के बारे में बहुत कुछ बता चुकी थी। वह एनपिंग काउंटी का सबसे बड़ा गुंडा था। अपने परिवार और लोकल ऑफिशियल्स के साथ मिलकर उसने सालों तक आम लोगों पर अत्याचार किए थे। उसके जवान होने के बाद पूरे काउंटी में एक दिन भी शांति नहीं रही। कई गांव वाले तंग आकर कोर्ट भी गए, लेकिन ऑफिशियल्स और बिजनेसमैन पहले से ही वांग फैमिली के साथ मिले हुए थे। यहाँ तक कि विक्टिम के लॉयर भी उसी के आदमी निकलते थे। हर केस में विक्टिम हार जाता और बाद में पूरे परिवार को वांग फैमिली बुरी तरह प्रताड़ित करती। तभी से एनपिंग काउंटी में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वांग फैमिली के खिलाफ आवाज उठा सके। लियू रुयान पूरे काउंटी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, इसलिए वांग दालोंग उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने अपने परिवार के दबाव से लियू फैमिली को मजबूर करके उसका रिश्ता अपने साथ तय करवा लिया। लेकिन जब उसे कैंसर का पता चला तो सबसे पहले वही रिश्ता तोड़ने के लिए चिल्लाने लगा। उस समय उसके परिवार की कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली थी, इसीलिए वे कोई विवाद नहीं चाहते थे। अब जैसे ही उसे पता चला कि लियू रुयान ठीक हो गई है, वह तुरंत उसे वापस छीनने आ गया। वह फिर चिल्लाया, अब भी खड़ा क्या है, पैसे उठाओ और निकल जाओ। मैं फिर भी शांत खड़ा रहा, लेकिन मेरे दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा था। मैं उसे मार सकता था और बॉडी को स्पेस बैकपैक में डालकर एविडेंस भी मिटा सकता था, लेकिन इतनी आसान मौत उसके लिए बहुत छोटी सजा होती। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने तुरंत उसके फेक ऑर्गन मॉन्स्टर पर बैटल शुरू कर दी। हालांकि मॉन्स्टर लेवल 100 था, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मुझे पता था कि ऐसे स्पेशल हाई लेवल मॉन्स्टर अक्सर सिर्फ नाम के बड़े होते हैं, जैसे पहले मिले लकी मॉन्स्टर और फॉर्चून मॉन्स्टर। उम्मीद के मुताबिक फेक ऑर्गन मॉन्स्टर कुछ ही पलों में मेरे हाथों खत्म हो गया। अगले ही पल वांग दालोंग का चेहरा हरा पड़ गया। वह दर्द से अपनी कमर के नीचे का हिस्सा पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह तड़पने लगा। यह देखकर लियू रुयान घबराकर बोली, फैन भाई, आपने इसके साथ क्या किया? मैंने तुरंत अनजान बनने का नाटक किया और कहा, मुझे क्या पता, मैं कोई डिवाइन डॉक्टर थोड़ी हूँ। मेरा असली मकसद पूरा हो चुका था। इसके बाद मैंने तुरंत 120 पर एम्बुलेंस बुला ली। मैं नहीं चाहता था कि वह कमीना इतनी आसानी से मर जाए। इस तरह वांग दालोंग का पूरा हमला बिना एक भी बहस किए खत्म हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली
असली मुसीबत अब भी बाकी थी। अगली सुबह वांग दलोंग हॉस्पिटल के बेड पर अधमरी हालत में पड़ा था। वह गुस्से में बड़बड़ाया, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। मैंने 2 मिलियन युएन खर्च करके सर्जरी करवाई थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ अचानक गायब हो जाए। इसके बाद उसने तुरंत अपने पिता वांग देफा को फोन लगाया। उसकी टूटी हुई आवाज सुनकर वांग देफा पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब वांग दलोंग ने पूरी बात गंभीरता से बताई तो वांग देफा तुरंत कार लेकर जियांगचेंग फर्स्ट हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। आखिर वांग दलोंग उसका इकलौता बेटा था और उसी से उसे अपने परिवार की अगली पीढ़ी की उम्मीद थी। पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उसने तुरंत एक अजीब पैटर्न महसूस किया। कुछ समय पहले बड़े बिजनेसमैन शेन तियनफांग को लाइलाज बीमारी हुई थी, लेकिन आखिर में किसी रहस्यमयी डॉक्टर ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। फिर लियू रुयान का ब्रेस्ट कैंसर भी किसी ने ठीक कर दिया और अब उसके बेटे वांग दलोंग का फेक ऑर्गन भी मुझसे मिलने के बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। क्या यह सब सिर्फ संयोग हो सकता है? यह सोचते ही वांग देफा के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। असल में कुछ समय पहले उसे भी लास्ट स्टेज लिवर कैंसर हुआ था, लेकिन अपनी लिस्टेड कंपनी को स्टेबल रखने के लिए उसने यह बात अपने परिवार तक को नहीं बताई थी। पिछले कई सालों से वह सिर्फ अपने प्राइवेट डॉक्टर की मदद से किसी तरह जिंदा था। उसे अच्छी तरह पता था कि यह हमेशा नहीं चल सकता। अगर बीमारी ऐसे ही बढ़ती रही तो शायद वह अपने पोते का चेहरा भी नहीं देख पाएगा। जब उसे पहले शेन तियनफांग के ठीक होने की खबर मिली थी तब उसके मन में भी उम्मीद जगी थी, लेकिन उसने उस रहस्यमयी डिवाइन डॉक्टर को खोजने के लिए बहुत पैसा और लोग लगाए, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। एक समय तो उसे लगा कि भगवान ने वांग फैमिली को पूरी तरह बर्बाद करने का फैसला कर लिया है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसकी किस्मत अभी खत्म नहीं हुई है। उधर वांग दलोंग को लगा कि उसके पिता तुरंत मेरा बदला लेने वाले हैं। वह खुशी खुशी अपने पिता को लेकर कई वैन भरकर गुंडों के साथ सीधे जिंगस्यू मैंशन की तरफ निकल पड़ा। उसी समय मुझे शेन तियनफांग का फोन आया। हम दोनों ने मिलकर जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किया था उसे लोकल गवर्नमेंट ने इस साल के टॉप 10 आउटस्टैंडिंग एंटरप्राइजेस में शामिल कर लिया था। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर तेजी से बढ़ने लगे और इंटरनेट पर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को लेकर एक नई हेल्थ ट्रेंड शुरू हो गई। इसी खुशी में शेन तियनफांग ने फैसला किया कि वह अपनी बहन शेन यूवेई को साथ लेकर खुद मुझसे मिलकर मेरी लाइफ सेविंग हेल्थ का आधिकारिक धन्यवाद करेगा। मैंने भी मना नहीं किया। आखिर मेरी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड उसकी बहन ही थी, इसलिए इसमें कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने फोन रखा घर की डोरबेल बज उठी। मैं मन ही मन हंस पड़ा। अरे भाई, क्या तुम चाओ चाओ हो? नाम लिया और सामने आ गए। जैसे ही मैंने डोर खोला वांग दलोंग गुस्से से मेरी तरफ झपट पड़ा और चिल्लाया, कल जो हुआ उसके पीछे जरूर तुम्हारा ही हाथ है। अगर आज तुझसे घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मंगवाई तो मेरा नाम भी वांग नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। मुझे पता था कि उसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैंने शांत होकर कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है जो मैं दूर बैठे बैठे तेरी फेक बॉडी को गायब कर दूं। लेकिन इतना बोलते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अचानक वांग दलोंग गुस्से से चिल्लाया, हरामजादे, मैंने तुझे कभी नहीं बताया कि मेरा फेक ऑर्गन गायब हो गया है। फिर तुझे ये बात कैसे पता चली? ये सुनते ही बगल में खड़े वांग देफा के चेहरे पर खुशी और भी बढ़ गई। अब उसे लगभग पूरा यकीन हो गया था कि मैं वही रहस्यमयी डिवाइन डॉक्टर हूँ जिसे वह इतने दिनों से ढूंढ रहा था। उधर वांग दलोंग अपने साथ आए गुंडों की ताकत के भरोसे मेरी तरफ बढ़ा और मुझ पर हमला करने ही वाला था। लेकिन अगले ही पल वह वहीं का वहीं जम गया, क्योंकि वांग देफा ने आगे बढ़ते ही वांग दालोंग को जोरदार थप्पड़ मार दिया। वांग दालोंग घबराकर बोला, पापा, मैं डालोंग हूँ, यही आदमी मुझे परेशान कर रहा है। इतना कहकर उसने मेरी तरफ इशारा भी कर दिया। लेकिन वांग देफा गुस्से से गरजा, हरामजादे, तू डिवाइन डॉक्टर की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुझे थप्पड़ मारना भी कम है। वांग देफा अच्छी तरह जानता था कि मेरे पास कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की चमत्कारी ताकत है। ऐसे इंसान के सामने वह और उसका बेटा कुछ भी नहीं थे। अगर डिवाइन डॉक्टर ने खुद कार्रवाई कर दी तो उसका बेटा या तो मर जाएगा या जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। इसीलिए उसने सोचा कि पहले खुद ही वांग दालोंग को सजा देकर मेरा भरोसा जीत ले। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यही फैसला आगे चलकर पूरे वांग फैमिली के खत्म होने की वजह बनेगा। मैं मन ही मन सोचने लगा, इसे मेरी असली पहचान कैसे पता चल गई? पहले तो मेरा इरादा सिर्फ वांग दलोंग को सबक सिखाने का था, लेकिन अब भविष्य का खतरा खत्म करने के लिए पूरी वांग फैमिली को मिटाना ही पड़ेगा। बस अफसोस इस बात का है कि इतने सारे शव मेरे स्टोरेज में बहुत सारी जगह घेर लेंगे। ये सोचकर मुझे अपने आइटम स्टोरेज की भी चिंता होने लगी। उधर वांग देफा ने देखा कि मैं गुस्सा नहीं हुआ हूँ तो उसने राहत की सांस ली और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। डिवाइन डॉक्टर, मुझे पता है कि आप वही महान डॉक्टर हैं जिन्होंने शेन तियनफांग को मौत के मुंह से वापस लाया था। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, मेरी भी मदद कर दीजिए। अगर मेरे बेटे वांग दालोंग से कोई गलती हुई है तो कृपया उसे माफ कर दीजिए। इतना कहकर उसने वांग दालोंग को भी जबरदस्ती घुटनों पर बिठा दिया और दोनों बार बार सिर झुकाकर माफी मांगने लगे। लेकिन यह सब देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। यह आदमी इतनी भीड़ के सामने बार बार मेरी पहचान उजागर कर रहा है। अब इसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैं मन ही मन सोच ही रहा था कि वांग फैमिली को बिना किसी शोर शराबे के कैसे खत्म किया जाए। तभी डोरबेल फिर से बज उठी। जैसा अंदाजा था, इस बार शेन तियनफांग और उसकी बहन शेन यूवेई आए थे। दरवाजे पर यह नजारा देखकर दोनों कुछ पल के लिए हैरान रह गए। शेन तियनफांग ने पूछा, भाई ये सब क्या हो रहा है? वह आगे कुछ कहता, उससे पहले शेन यूवेई ने उसका हाथ पकड़कर इशारा किया कि अभी चुप रहो। वह लियू रुयान की बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए वांग दालोंग के बारे में पहले से काफी कुछ जानती थी। मैंने माहौल को अजीब होते देखा तो सोचा पहले वांग फैमिली को यहाँ से रवाना कर दूं। मैंने कहा, आज की बात को मैं यहीं खत्म कर देता हूँ। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही वांग देफा फिर बीच में बोल पड़ा, डिवाइन डॉक्टर, कृपया मेरी
जान बचा लीजिए। कुछ समय पहले मुझे लास्ट स्टेज लिवर कैंसर हुआ है। मुझे पता है कि आपने कुछ दिन पहले मिस्टर शेन को भी ठीक कर दिया था। इतना कहकर उसने शेन तियनफांग की तरफ उंगली कर दी। ये सुनकर शेन तियनफांग का चेहरा उतर गया। उसने अभी कुछ समय पहले ही मुझसे वादा किया था कि वह मेरी पहचान किसी को नहीं बताएगा, लेकिन अब तो सामने ही सब खुल चुका था। उसे लगा जैसे उसे सीधे आग में धकेल दिया गया हो। मैं भी मन ही मन बेहद बेबस महसूस कर रहा था। मैं सोचने लगा कि वांग देफा जैसी अक्ल वाला आदमी आखिर एनपिंग काउंटी पर राज कैसे कर पाया। उसी पल मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि वांग फैमिली को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इन्हें छोड़ दिया तो एक दिन यही लोग मुझे बर्बाद कर देंगे। उधर घुटनों पर बैठा वांग दलोंग पूरी तरह सदमे में था। अब तक जब भी उससे कोई गलती होती थी उसका पिता हर मुश्किल संभाल लेता था, लेकिन आज वही पिता किसी कुत्ते की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। और अभी जो उसने लास्ट स्टेज लिवर कैंसर की बात कही वह भी उसके लिए बिल्कुल नई थी। यह सब सुनकर शेन तियनफांग पूरी बात समझ गया। उसे एहसास हो गया कि चाहे वह कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, मेरे सामने वह भी एक साधारण इंसान ही है और मेरी पहचान छिपाना ही सबसे सही फैसला है। लेकिन वांग फैमिली ने तो सीधे डिवाइन डॉक्टर को धमकाने की गलती कर दी थी। मैंने घुटनों पर बैठे वांग देफा को देखा और सोचा कि अभी मामला बढ़ाना ठीक नहीं होगा, पहले इसे शांत कर देता हूँ। मैंने कहा इलाज हो सकता है लेकिन पहले एक्यूपंक्चर करना पड़ेगा, मेरे साथ अंदर चलिए। यह सुनते ही वांग देफा खुशी से भर गया। वह अपने बेटे वांग दालोंग को वहीं छोड़कर मेरे पीछे पीछे बेडरूम तक आ गया। एक्यूपंक्चर करने के बाद मैंने उसके शरीर में मौजूद लिवर कैंसर मॉन्स्टर पर बैटल शुरू कर दी, लेकिन वह मॉन्स्टर 2 राउंड भी नहीं टिक पाया और तुरंत खत्म हो गया। बैटल खत्म होते ही वांग देफा को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक गर्माहट की लहर अचानक उसके पूरे शरीर में फैल गई। क्या यही वह मशहूर डिवाइन डॉक्टर की ताकत है? सिर्फ 2 मिनट ही बीते थे और असर तुरंत दिखाई देने लगा। यह ताकत सच में डराने वाली थी, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता था कि मैंने उसके शरीर से सिर्फ लिवर कैंसर आर्मी का एक छोटा सा वैनगार्ड मॉन्स्टर हटाया था। उसके बाद अभी ऐसे न जाने कितने मॉन्स्टर बाकी थे। कैंसर का पूरा इलाज करना इतना आसान नहीं था। मैंने उससे कहा एक बात याद रखना, मैंने अभी सिर्फ तुम्हारा दर्द कुछ समय के लिए कम किया है, पूरी तरह ठीक होने के लिए आगे लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी बाहरी इंसान को एक शब्द भी मत बताना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वांग देफा तुरंत सिर हिलाने लगा। डिवाइन डॉक्टर आप निश्चिंत रहिए, अगर मेरी जान भी चली जाए फिर भी मैं आपकी पहचान किसी को नहीं बताऊंगा। अब वांग देफा मुझे अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद मान चुका था। जब वांग फैमिली वहां से चली गई तो मैं शेन तियनफांग के पास पहुंचा और बोला माफ कीजिए अभी थोड़ी देर हो गई। इतने में शेन यूवेई जल्दी से मेरे पास आई और बोली भाई क्या वह आदमी वांग दलोंग था? मैंने कहा हाँ, लियू रुयान से मैं उसके बारे में पहले ही सब सुन चुका हूँ, ऐसे इंसानों को तो बचाना ही नहीं चाहिए। ये सुनते ही शेन तियनफांग पूरी तरह हैरान रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर ये वांग फैमिली है कौन? तब शेन यूवेई ने शुरू से लेकर आखिर तक वांग फैमिली के सारे अत्याचार और उनके हर अपराध की कहानी विस्तार से सुना दी। ये सब सुनकर शेन तियनफांग गुस्से से भर उठा। उसने सोचा क्या सच में कोई इंसान इतना गिर सकता है? लेकिन गुस्से के साथ उसे यह भी समझ आ गया कि मेरे सामने अपनी वफादारी साबित करने का इससे अच्छा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। शेन तियनफांग पूरे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक था। उसके लिए किसी छोटे से काउंटी के लोकल डॉन को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए उसने मेरी तरफ देकर कहा भाई अगर आप चाहें तो मैं अपने कनेक्शंस इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर सकता हूँ। मैं कुछ देर सोचने लगा। यह तरीका बुरा नहीं था। आखिर वांग फैमिली के लोग बहुत ज्यादा थे और अकेले मेरे लिए सबको संभालना आसान नहीं था। सबसे जरूरी बात यह थी कि वांग देफा को जल्दी से जल्दी रोका जाए, वरना वह मेरी पहचान हर जगह फैला देगा।